बलूचिस्तान पर हमारे यहाँ उसी वक्त अमूमन न्यूज़ चैनल्स पे बात होती है जब कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो है दोबारा मसरूफ़ हो जाते हैं फाक़ी सियासत देखने में, बड़े शहरों में क्या हो रहा है, और बलूचिस्तान को भुला दिया जाता है अगले वाक़े तक के लिए। ये बड़ी कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, उसके ऊपर बात होनी ज़रूरी है, उसका तदारुक ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये अहम सवाल भी ज़रूरी है कि आखिर हालात इस नहज पे पहुँचे तो कैसे पहुँचे, इसका हल क्या है, इसके हल के लिए क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं। आज हमारे साथ बलूचिस्तान की बहुत ही मोतबर आवाज़ मौजूद हैं, जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब, साबिक़ वज़ीर आला और सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। बहुत शुक्रिया सरदार साहब अपना कीमती वक्त देने का। एक सवाल जो बिल्कुल ऑब्वियस हमारे सामने आता है कि अगर आज आप कौमी असम्बली में होते तो बलूचिस्तान का मुकदमा ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ना लड़ पा रहे होते। शुक्रिया हम सब। अगर मैं पाकिस्तान की असम्बली में, कौमी असम्बली में होता, क्या मैं पहली मरतबा होता? इससे पहले मैं नहीं था। 2018 में भी तो मैं था। मैंने बलूचिस्तान के मुकदमा जो है ना, हर जो सेशन हुआ उसमें लड़ने की कोशिश की, दलाइल दिए, लॉजिक दी। आज़ाद बेंचेस पर मैं बैठा था, उस वक्त अपोजिशन में जो जमाते थे वो ना कि सिर्फ मेरी तायद करते थे लेकिन डेस्क भी बजाते थे। और इस बात डेस्क बजाने का से जो है ना वो एतराफ़ है कि जी बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मैंने ये नहीं कहा था वहाँ पर कि जी बलूचिस्तान में सब्ज़ बागात लगाए दिए गए हैं, बलूचिस्तान में दूध की और शहद की नहरें। मैंने उन तमाम वाक़यात और जो खून रेजियाँ हो रही उनका जिक्र किया। जब उन्होंने डेस्क बजाए दे एग्रीड विथ मी, लेकिन अब भी मैं आता उतना ही करता। जब 2018 में इनको समझ नहीं आई, जिस असम्बली को कहते हैं कि जी जेन्युइन असम्बली थी, तो फॉर्म 47 वाली असम्बली को कैसे मेरी बात समझ में आती? अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल आपने कहा कि आपने भरपूर कोशिश की, तो एकदम किस बात पे दिल टूट गया आपका कि आपने कहा नहीं जी अब बिल्कुल बेकार है? जब 2018 में भी आपके साथ बकौल आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी और आप हुकूमत का भी हिस्सा उस ज़माने में, शुरू में तो आप इत्तेहादी भी थे, तो कौन सा वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉ था कि आपने कहा जी अब बिल्कुल मैं नहीं कर सकता? 2018 में पहली मरतबा मैं कौमी असम्बली का मेंबर जब बना, और जो इश्यूज़ थे जब मैं उठाता गया, मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरी बातें उन इदारों को नागवार गुजर रही हैं, जिसका हमेशा ज़िक्र जो इस्लामाबाद में जो दोस्त थे वो करते रहते थे कि आपकी तकारीर जो है उनको पसंद नहीं आ रही। तो मैंने कोई गलत बात की? मैं विद इन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके दायरे में मैंने बात की कि जी ये हमारा हक़ है, ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और इन ज़्यादतियों को मैं जब कहता हूँ तो आप लोग ख़ुद उसका एतराफ़ करते हैं, मेरा साथ देके। यहाँ तक कि आसिफ अली जरदारी अपना वक्त मुझे देते थे, वो वीडियो भी होगी। स्पीकर कहता है जी आपका टाइम ख़त्म हो गया, वो कहता है मेरा वक्त भी इनको दें कि ये बात कर रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने ये कोशिश की, लेकिन देखता आ रहा था कि उनको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही। और फिर आखिर में जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने वाली थी तो मुझे उन्हीं दोस्तों ने बताया कि आगे आपको इलेक्शन में आने नहीं दिया जाएगा, और जिसका नतीजा फरवरी 2024 के इलेक्शन में आया। और इससे पहले जब मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उसके कैबिनेट के अरकान, आर्मी चीफ और DGI वो बैठे हुए थे, उनसे मैंने ये तस्करे किए और मैंने ये कहा कि जी मुझे जो पता चल रहा है आप लोग हमें सियासत करने नहीं देते। अगर ऐसा ही आपका फ़ैसला है तो हमें कह दें, हम चुप होकर खामोश होकर बैठ जाएंगे। जिस तरह की आप लोग सियासत चाहते हैं या जिस तरह की सियासत हो रही है, इससे बेहतर है कि कोई पकड़े का ठेला आदमी लगा ले, वो बेहतर है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, और फिर नताइज जो आपने देखे 2024 के नताइज, जो बातें हमने सुनी थी और जिसका हमें ख़दशा था, फिर भी मैं आया असम्बली में, मैंने वोट लिया, चलो भाई अब तो मौके मिलेगा हमें बात करने का। जब हम वहाँ पे आपको इजाज़त ही न हो अपना दुखड़ा सुनाने का, अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक पॉलिटिकल वर्कर की, एक सियासी पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना मुद्दा तो पेश करे। जब उसको उसकी भी इजाज़त नहीं होती तो फिर तो मैं सिर्फ असम्बली की मराते ले के बैठ जाऊँ ना। उनकी जो तनख्वाहें मिलती हैं या असम्बली के सेशन में आने जाने का जो TA DA मिलता है वही मैं हासिल कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि
मैं अगर स्पीच करता था तो मीडिया जो है ना उसको ब्लैकआउट किया जाता। एक ज़माना था ऐसा, लेकिन बाद में फिर वो आपकी स्पीच दिखाने लगे थे तकरीर। नहीं, लास्ट में जो फिर उन्होंने बंद कर, वो तो उसके इमरान खान के दौरान वो ब्लैकआउट कर देते तो हमें कहीं से वो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो हम चला देते। अब तो जी नए जो हमारे वो आए हैं स्पीकर साहब, वो तो माशाल्लाह इतने बड़े जनरल साहब बन गए हैं कि उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी है कि उसके लिए आपको बाकायदा एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्पीकर को, वो अप्रूव करेगा फिर आपको, और वो स्पीचें भी हमें नहीं मिली। तो लास्ट टाइम मैंने ये फ़ैसला किया कि क्योंकि उस वक्त भी मैं ये इश्यूज़ रेज़ करना चाहता था, जो बच्चियाँ इस्लामाबाद में आई थी जिन्होंने धरना दिया, वहाँ पे हमने बात करने की इजाज़त नहीं दी, तो फिर फ़ायदा क्या, तो मजबूरन। जब आपने इस्तीफ़ा दिया तो बड़ा हुकूमत की तरफ से कोशिश हुई आपको मनाने की, और हर सतह के ऊपर जो मुझे याद है, क्योंकि वो लग ही रहा था कि आपको बहुत कदर करते हैं आपकी, और उसकी वजह ये भी कि जो पूरा चेंज हुआ था, ये जो नया सेटअप वजूद में आया, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा तो आपका भी था। मतलब जब कहते हैं ना नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, आप भी इनके साझेदार थे, तो ये यकीन दहानी नहीं करा सके जरदारी साहब हुए, शरीफ ख़ानदान के लोग हुए कि जनाब, मतलब वो वैसे तो बात करते हैं, बलूचिस्तान के हकूक़ की भी बात करते हैं, जमहूरियत की भी बात करते हैं, हम नाम के शरीफ हैं, इस मुल्क में शराफत रही कहाँ है। और जहाँ तक मियाँ साहब और इनमें से तो किसी ने रब्ता नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब आए थे मेरे पास, उनकी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के, यकीन उन्होंने, उनका इसरार ये था कि आप इस्तीफ़ा वापस लें, तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और ये कुछ हो रहा है, और इलेक्शन में क्या कुछ नहीं हुआ, और आप लोगों की तयन करदा निगरान हुकूमत ने, जिसको केयर टेकर, जिसका नाम मैंने अंडरटेकर रखा हुआ था, उस हुकूमत में ये कुछ हुआ है। यहाँ बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, इन पर लाठी चार्ज किया गया, उनको थाने में बंद कर दिया। इलेक्शन के नताइज फॉर्म 45 से जो 47 तक आप पहुँचे, और इसमें कोई शक नहीं कि उस PTI की हुकूमत को के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस में हम शामिल थे, लेकिन PTI को के साथ हम शामिल थे एक मुआहदे के तहत। जब वो अपने उस मुआहदे पर अमल दरामद ना कर पाई, तो ये हमारा आइनी, कानूनी और एक इखलाकी फ़र्ज़ था कि हम उसका इत्तेहाद छोड़ देते। जब हमने उनका इत्तेहाद छोड़ा तो अपोजिशन के साथ मिल गए। जब ये मूवमेंट चली उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस के, ज़ाहिर भी हुआ पार्ट ऑफ द अपोजिशन, तो हमने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसको ख़त्म कराया। लेकिन हम ये समझे थे कि इन पुराने वाक़यात और हालात के बाद PMLN और पीपल्स पार्टी को कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन उन्होंने अपने हरकतों से और अपने अमालों की वजह से हमें गलत साबित किया कि वो पीपल्स पार्टी वही पीपल्स पार्टी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में थी। वो PMLN है जिसने ज़िया-उल-हक की गोद में जो जन्म लिया था। अच्छा, इसमें आज एक हम देखते हैं कि एक मूवमेंट चल रही है, हुकूमत के मुखालिफ मूवमेंट चल रही है, आप बड़े तनहा नज़र आते हैं। आप, मुझे नज़र नहीं आता कि आज जो हिज़्ब इख्तिलाफ फ़ाल है, जो हुकूमत को चैलेंज करी हो, कि उसके साथ खड़े हो आकर। बिल्कुल जी, मैंने पार्टी हमारी तो उसमें है कुछ, हालांकि मैं उसका हिस्सा नहीं बना था। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के जो वोटिंग हुए थे, मैंने किसी को वोट नहीं दिया, मैं अकेला बैठा हुआ था। पूरा हाउस जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, मैं अपनी बेंच बैठा हुआ था। सिर्फ एक वक्त में मैंने वोट दिया कि महमूद ख़ान साहब, जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, हमारे पश्तून भाई हैं, वो जब कंटेस्ट कर रहे थे, तो वो जब मेरे पास आए, मैंने बोला आपके वोट के लिए मैं असेंबली में आऊँगा, और उसको मैंने वोट दिया। अभी भी रिजर्वेशन है मेरी, मैंने पार्टी के दोस्तों से भी कहा है कि ये जो इत्तेहाद बन रहा है, क्योंकि हमने कई इत्तेहाद बनाए, MRD से लेकर ARD से लेकर पूनम के से लेकर PDM, हम इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन मुझे अब क्लियर और वाज़ेह जब तक अश्योरेंस नहीं मिलती कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ दे विल बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द न्यू अलायंस, फिर मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। तो
अभी तक उन्होंने कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई। पीटीआई के लोगों ने, उसमें चिकजई साहब हैं और बड़े काबिल एहतराम नाम है, उन्होंने अप्रोच किया है, यकीन दहानी कराई इस मामले में। ज़बानी शायद वो यकीन दहानी करा रहे हैं हमारे साथियों को, लेकिन हमारी मुल्क दुनिया की या इंसान की ज़बान जो है ना बड़ी नरम होती है, फ्लेक्सिबल है, और ख़ासकर हमारे सियासतदानों की एक ज़बान होती तो मैं यकीन करता कई ज़बानें हैं। क्या ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जो आप समझते हैं कि एड्रेस फौरी तौर पे होने चाहिए और नहीं हो पा रहे और काबिल हल हैं? क्या किसी ने उन ज़्यादतियों पर को रिग्रेट किया है? क्या उन्होंने ये कहा है कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, हम माफ़ी चाहते हैं? जब आपने अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो आइंदा वो गलती नहीं करते। यहाँ पे गलती का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन उससे बड़ी गलती करके वो मिसाल हमें सामने रखी जाती है। बड़ी गलती ऐसी हुई है कि मैं बल्कि अब फ़ौरन आता हूँ इसी मसले पे कि हम देख रहे हैं गुज़श्ता 3 साल से एकदम दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्या एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट आया कि एकदम हम देख रहे हैं कि एक लो इंटेंसिटी एक जो वो हो रही थी, दहशतगर्दी हो रही थी, उसमें अब इतना कहते हैं कि ट्रेन के ऊपर हमला होने लगा है, बड़े ऑर्गेनाइज किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, इसलिए अचानक नहीं है। आप देखें तो मैं पहले जो ऑपरेशंस हुए हैं 40s, 50s, 60s, 70s के जिक्र नहीं करता हूँ। टर्निंग पॉइंट तब आया था जब नवाब भुट्टी को शहीद किया गया था। ऑफिशियली किसी ने उस पर माफ़ी मांगी, उसके बाद कई आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गवर्नमेंटें आईं, लेकिन नवाब भुट्टी की कब्र पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी। उनकी वर्षाओं को उस कब्र पर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इसका मतलब जनरल मुशर्रफ, जो नवाज शरीफ भी उसको बुरा भला कहता है कि वो डिक्टेटर था, उसका ख़ानदान पूरा उसको डिक्टेटर कहता है, जरदारी पीपल्स पार्टी उसको डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन उसके उस इक़दाम को किसी हुकूमती कि जी ये गलत हुआ है, वो तो कहता जी मैंने सही किया ना। कि जो सियासी क़यादत उसने तो किया है मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस चीज़ के ऊपर दुख का इजहार किया, नून लीग ने किया, मगर जो भी लोग मतलब है एक पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो वाक़यात किसके हाथों हुए थे? नवाब भुट्टी का कत्ल किसके हाथों हुआ था? सिर्फ उसमें जनरल मुशर्रफ को आप मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराएंगे? या वो इदारा है? जो इदारा जो काम कर सकता है तो उसका सरबरा माफ़ी क्यों नहीं मांग सकता? हमारी बातों और हम पर होने वाली ज़्यादतियों की कोई अहमियत नहीं। जब आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं होती तो फिर उन पर जो है अमल दरामद नहीं होता। और उसने अगर माजरत की है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके सरवर ने माजरत की है, तो उसका अजाला किस तरह किया गया है? उसका अजाला ये कि मज़ीद आप लोगों को ले जाएं। सरदार साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाजरीन, यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे, ये जो इशू इन्होंने जिस चीज़ों की निशानदेही की, हम दहशतगर्दी पे बात कर रहे थे, हुकूमत का कहना है कि जी इसकी ज़ाहिर है कि जैसे सरदार साहब फरमा रहे हैं कि दाखिली कुछ वजूहात हैं, हुकूमत का कहना है खारजी वजूहात भी, इस पर भी बात करेंगे, और जो मिसिंग पर्सनस का इशू है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी के इसबाब के ऊपर। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत का कहना होता है कि इसकी मतलब है खारजी बहुत सारी वजूहात हैं और यकीनन दाखिली भी हैं, लेकिन ज़्यादा जोर खारजी पे होता है। मैं आपसे एक मतलब बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, कौन सा, मैं पहले कहूँ कि डोमेस्टिक जो इशूज़ हैं यकीनन खारजी भी हैं, वो क्या है कि जो ट्रिगर कर रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो इस कहते हैं ना शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, जिसको ज़ाहिर है कि कोई भी जो जमहूरियत पसंद शख्स है उसको कंडोन नहीं करेगा। भाई, पहले हमें फ़र्क होना करेगा कि जी दहशतगर्दी क्या है और टेररिज्म क्या है और इंसर्जेंसी क्या है। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फिर किसी मोड़ पर वो जब अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, फिर आके इनकी राय जो है मिल जाती हैं। दहशतगर्दी मखसूस ग्रुप, मखसूस लोग, और या तो अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, अपने मकासद पूरा करने के लिए वो की जाती है। जहाँ तक इंसर्जेंसी है, ये इंसर्जेंसी बलूचिस्तान की आज की नहीं है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1948। और जो ईंट रखी गई वो टेढ़ी रखी गई। उस ईंट को सीधा करने के बजाय हमने जो है ना उस पर जो मज़ीद टेढ़ी ईंटें रखना शुरू कर दी, जो मीनार टेढ़ा ही होगा। उन मामलात को संवारने के बजाय हमने हैमर का इस्तेमाल किया। जब आप स्ट्राइक करेंगे हैमर को तो डैमेजेस तो होंगे ना।
हैमर की स्ट्राइक से आप ये ना समझें कि उससे जो है बेहतरी होगी, वो मीनार हो, दीवार हो, उसमें तो दरारें तो पड़ेंगी। तो ये वो हैमर की स्ट्राइक है जिसने यहाँ पर दरारें पैदा की। जहाँ तक बैरूनी कुव्वतों का आपने जिक्र किया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी मुल्क आज इस दुनिया में नहीं रहा जहाँ पर आपकी फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो। घर में शोर शराबा होगा तो हम साये कान रखेंगे, डराएंगे कि क्या हो रहा है। मारपीट होगी तो वो देखेंगे इधर मारपीट हो रही है, ये मारपीट कहीं हमारे घर तक ना पहुँचे। बर्तन के तोड़ने की आवाज़ आएगी, किसी ने खिड़की तोड़ ली, किसी ने दरवाज़ा तोड़ा, तो झांकेंगे तो ज़रूर आपके कमरे घर में। आप अपने घर को बेहतर अंदाज में रखें तो कोई और न झांकेगा ना ही मुदाखलत करेगा। और ये इल्ज़ामात क्या हम पे लग रहे हैं सिर्फ? फातिमा जिन्ना कौन थी? बानी पाकिस्तान की सगी बहन थी ना जी। रेफरेंडम जब इलेक्शन हुए उसको भी हराया गया। शाहनवाज और मुर्तज़ा की बहन बेनज़ीर भुट्टो को आपने 88 में वज़ीर आज़म नहीं बनाया था? आर्मी चीफ ने उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं किया, उसको सलामी नहीं दी। नवाज शरीफ को निकालते वक्त आपने उसको हाईजैक कर भी डिक्लेयर किया। आपने उसको उसके फैक्ट्री में हिंदुस्तान के मुलाजमीन भी आपने निकाले, उनका बायोडेटा भी निकाला आपने। इमरान खान को यहूदी एजेंट भी बना दिया आपने। ये तो सब आपके पास हैं, किस सब पे इल्ज़ाम। लेकिन घर अपना संवारे, कोई आपके घर में नहीं। अब सवाल ही पैदा होता है कि दुरुस्त करने के लिए क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जहाँ से मतलब है कि हुकूमत, अभी आपने देखा कि कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई है दहशतगर्दी के ऊपर। मैं बल्कि वहाँ से शुरू करूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस से कुछ आपको लगा, कोई ऐसा पैगाम आता हुआ नज़र आया, कोई नई सोच है, कोई नई हिकमत अमली की तरफ इशारा है? ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास बुलाया गया था, बड़े चर्चे सुने कि जी बड़े इक़दाम किए जाएंगे कुचलने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। यही होगा ना जी? क्या आज दिन तक ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पे? अभी क्या हो रहा है? अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा। मेरे सवाल का मकसद ये था कि काइनेटिक ऑपरेशंस तो हो रहे हैं और हुकूमत ने जो अंदिया दिया है कि उनको वो जारी रखेंगे। मेरा आपसे बतौर सियासतदान सवाल ये कि क्या हुकूमत को आप क्या एडवाइस करेंगे कि साथ साथ कौन सी इस्लाहात होनी चाहिए, कौन से समाजी, ज़ाहिर है कि दहशतगर्दों से तो आपको लड़ना है, मजबूरी है ना कि वो अगर जाफर एक्सप्रेस पे हमला होगा तो कोई ना कोई रियासत रद्द-ए-अमल तो देगी, और वो अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमला हुआ था जाफर एक्सप्रेस के ऊपर। उनको आप दहशतगर्द कहें या उनको लोग आज़ादी पसंद कहें या उनको मिलिटेंट्स कहें जी, जब तक कि आप रूट कॉज पर नहीं जाएंगे। मैं वही मेरा इशारा था कि वो रूट कॉज जो है वो ये कि जी आप ये इस्लाहात करें, मतलब ज़ाहिर है कि एक उनसर हुआ काइनेटिक ऑपरेशन का, वो अपनी जगह है, और क्या चीज़ करें कि जिससे जो आँच है, जो एक शिद्दत है लोगों की, वो कम हो, जो एक गुस्सा है वहाँ पर उसको कम किया जा सके। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बताऊँगा, बलूचिस्तान को इस मुल्क की कॉलोनी ना समझा जाए, और उसको समझने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने किए हुए, चाहे आपने किए, आज से पहली वाली हुकूमत ने किए, इस पर जो है पछतावे का इजहार करना पड़ेगा और माफ़ी लेनी पड़ेगी कि जी गलतियां हुई हमसे और ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं कि आप कहेंगे कि हम कुचल देंगे, इनका कला कमा कर देंगे, वो तो अब कला कमा के आपने कूड़ा भी कर दिया है हमारा। माफ़ी के साथ साथ आपको यो मेजर लेने होंगे जो इस वक्त बर्निंग इशू है आपका है मिसिंग पर्सन्स का। उसमें उन मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी, अगर ज़िंदा हैं आपके पास, उनको बाजियाब किया जाए। अगर आपके हाथों आपकी गलतियों की वजह से, आपकी ज़्यादतियों की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लवाकिन को आपको बताना होगा, क्लोजर दें, और जो हैं उनको ट्रायल कोर्ट में लाएं, अपने कोर्टों में लाएं, और जो उसमें मुलविस में उनको बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत अगर उनकी डेथ हो गई है, वो माजूर कर दिए गए हैं, तो बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत उनको सज़ाएँ दी जाएँ। फिर आके हम समझेंगे कि यस आप लोग जो है ना
सीरियस हैं इस मामले को जो है ना। एक बड़ा एक मुतनाज़ा भी है और दिल दुखाने वाला भी एक मौजू है यही मिसिंग पर्सनस का, ज़ाहिर है। मगर अब हुकूमत के लोगों से हमने ये सवाल किया और बारहा ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी तादाद बताई जाती है उतनी तादाद है नहीं। बेशक वो कहते हैं कि एक का भी होना जो है गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो जाकर मिलिटेंट्स के साथ जो है वो शामिल हो गए हैं और उनको भी कहते हैं एज अ मिसिंग पर्सन प्रोपेगेट किया जाता है, उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो एक ये पहलू भी तो है। फिर वो मिसाल देते हैं कि जी ईरान में जैसे कार्रवाई की तो जिन लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा था, मिसिंग कहा जा रहा था, वो वहाँ पर साबित हुए कि वो वहाँ पर मारे गए वो लोग ना। तो इस पर तवाज़ुन कैसे लाया जाए? अमर भाई देखें, ये बातें आज की नहीं है। मैं खुद इस मसले का जो सबसे पहला हमारी फैमिली मुतासिर है। अगर लोग अफ़गानिस्तान गए या मिलिटेंट्स के साथ हैं तो ये हज़ारों की तादाद में ख़वातीनें अपना घर बार छोड़कर सड़कों पे क्यों आ रही हैं? हमारे यहाँ वोट के लिए ख़वातीन, अभी चंद एक इलेक्शन हुए जो घरों से निकली हैं, बलूचिस्तान में ख़वातीन वोट के लिए भी नहीं निकलती। हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी वो कुछ चंद साल पहले तक थी, हज़ारों की तादाद में जो है ना बाहर निकलती हैं, इस्लामाबाद तक पहुँची हुई हैं। बतौर सियासतदान आप क्या जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं नौजवान गुस्से में कि वो मतलब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें, उनको आप क्या नसीहत करेंगे? उनको आप कंडोन करेंगे, कंडेम करेंगे, या आप उनको गाइड करेंगे कि जी कोई जमहूरी तरीका भी है, कानूनी आइनी तरीका भी है? एज अ वेटरन पॉलिटिशियन क्या कहेंगे उनको? हम सब कौन से आइन? इस मुल्क का आइन जिस पर ये मुल्क चल रहा है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान। ये इलेक्शन आइनी तौर पर हुए हैं। इस मुल्क के आइन को माना किसने? अयूब खान जो नहीं, तो ये भी तो जायज़ है ना कि आप आइन की बालादस्ती के लिए भी कोशिश करें जमहूरी अंदाज में। वो आइन जो आपके आइन की कानून की बालादस्ती हमें, वो आइन अपने आप को नहीं बचा सक रहा। वो आइन जब मैं करूं जमहूरी अंदाज में, जब वो मुझे बोलने की इजाज़त नहीं देते, मैं जब मायूस होकर उस असम्बली से रिज़ाइन करता हूँ, मुझे फिर बावले कुत्ते ने काटा है कि मैं उनको बोलूँ कि हाँ आप बैल मुझे मार, जिस तरह मुझे मारा है तुम भी आके वो मार खाओ। उसके लिए मैं उनको कायल किस तरह करूँगा? मैं पहले तो मुतमईन हूँ ना। नहीं, जिस बने ज़्यादती का, मुबैना ज़्यादती का मैं सहाफ़ती ज़बान में कहूँ, आप शिकायत कर रहे हैं इलेक्शंस की, वो तो सिंध के सियासतदान भी कर रहे हैं, वो मैं देखता हूँ कि केपी के लोग भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी, उनको शिकायत है, पंजाब में पीटीआई को बहुत बड़ी शिकायत है। तो उन इलेक्शन से तो बहुत सारे लोग नाराज़ हैं और वो ये नहीं कह रहे कि जी हम बिल्कुल दिल तोड़ चुका हमारा, छोड़ दिया हमने। वो इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं रखते, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पर यकीन नहीं रखते। लेकिन जब मैं यकीन रखता हूँ, मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं उनको किस तरह मुतमईन कर सकता? मैं खुद जब किसी बात की तबलीग करूँगा, क्या किसी मज़हब की तबलीग करूँगा, मुझे पहले सबसे पहले मुझे तो मज़हबी होना चाहिए ना। मैं खुद उन बातों पर बिलीव भी करूं और उन पर अमल करूं। नहीं, लेकिन मैं क़यादत के जो विजन होता है तो वो एक सही बात भी तो कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, ये मुश्किल रास्ता है जो मैंने अपनाया हुआ है, आपने जो अपनाया हुआ है, लेकिन ये रास्ता जो है निस्बतन बेहतर है उस रास्ते से जो आपने अपनाया है। वो मैं उनको तब कायल कर सकता था कि मुझे उम्मीद होती कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से कुछ हासिल हो सकता था। लेकिन 45 साल तकरीबन हो रहे हैं मुझे, 40 साल इस मुल्क की पार्लिमानी सियासत में। थोड़ा बढ़ता हूँ, वो सांप और सीढ़ी वाला चक्कर है, तो पहले इन अज़दियाओं को तो उससे हटाएं आप। सीढ़ियाँ सिर्फ लगाएं, अज़दिया को हटाएं, तो फिर मैं उनको कायल कर सकूँगा। और उसके लिए कायल करने के लिए क्या 60s में नवाब नौरोज़ खान को भी कायल करके नहीं लाया गया था? अच्छा, लेकिन उसके बावजूद ये जो ख्वाब है आइन की, कानून की बालादस्ती का, वो बहुत सारे दीवानों का ख्वाब रहेगा और मेरे ख्याल में वो रास्ता है। तो आपने कहा कि मैं मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ आपको यकीन नहीं है, मगर एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो अपनी सियासी जमातें हैं उनका भी कोई इत्तेहाद तश्कील नहीं पा रहा। आप अलग बात कर रहे हैं, डॉक्टर मालिक का ग्रुप अलग बात करे, जो वफाक की सियासत करते रहे, जो हमेशा जमहूरियत की बात करते रहे, इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, कोई ऐसी चीज़ की जो मिलिटेंसी की जगह गुफ्तगू की तरफ लेके जाए और कायल करने की तरफ लेके जाए। उसको मैं जो आज मिलिटेंसी में का रास्ता इख्तियार किया है, कभी वो भी पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा थे। नवाब भुट्टो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे,
इस मुल्क के सूबे के गवर्नर भी रह चुके, वज़ीर आला भी रह चुके, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रह चुके, नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके। उसको पहाड़ों तक किसने धकेला? और नाराज़गियाँ घर में दूरियां भी होती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। जब नाराज़गियों को कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर दूरियां पैदा होती हैं, और दूरियों से जो है ना फिर नफ़रतें, और नफ़रतों के बाद बगावतें, और बगावत जब अपनी एक्सट्रीम पे पहुँचे तो फिर मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार कर देता है। ये लोग जो हैं आज सब उस प्रोसेस से गुजरते यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारी गुफ्तगू सिलसिला जारी है मैंगल साहब से। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। मैंगल साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन। मैंगल साहब, मैंने आपसे सवाल किया था वक्फे से पहले, वो गुफ्तगू में फिर कहीं का कहीं रह गया कि क्या वजह है कि जो बलोच कॉम्प्रस मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इत्तेहाद बनाने से कासिर हैं ताकि उनकी एक मौसर आवाज़ बन सके? बदकिस्मती समझें इसको कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे, लेकिन एक ज़माने में थे, हम इकट्ठे थे। चाहे वो नैप के ज़माने में देखें, फिर वो बलूचिस्तान के नहीं बल्कि उस वक्त NWFP था, बलूचिस्तान था, यहाँ तक कि पंजाब से भी नैप में क्या काबरीन थे, गर्दीदी साहब थे, यहाँ पे कराची में भी थे, तालपुर फैमिलीज़ वो भी नैप में थी, बलूचिस्तान की क़यादत, NWFP की क़यादत। फिर जब नैप पर पाबंदी लगी, तकसीम हो गए, पश्तून अलग हो गए, बलोच अलग हो गए। फिर 80s का ज़माना आता है, हम बलोच भी 3-4 जगहों पर तकसीम हो गए। 90s में वालिद साहब जब लंदन से वापस आए, हमें सबको इकट्ठा किया। फिर पता नहीं एक आसमानी बिजली गिरी हम पर, या फरिश्तों की लाठी हमारे दरमियान आई जिसने हमें तकसीम कर दिया। अब हम हम जब इकट्ठे होते हैं तो वो क़ुव्वतें ये समझ जाती हैं ये किसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। मगर जो लोग तकसीम हो जाते हैं या जो मौका परस्ती दिखाते हैं या जो उन असल तो तनकीद उन पे होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भाई जाहिर है कि वो तो जो उनको करना है वो करेंगे, लेकिन तो जो आप लोगों ने करना है आप लोग क्यों नहीं? हम भी तो इंसान हैं ना, हमारी भी ख्वाहिशात हैं, हमारे जहनों में भी तो लालच होती है, तो वही शायद हमारी दरमियान आ जाती है। और हमारी अनाएँ भी हैं, उन अनाओं को और हमारी अपनी मुमकिन है हमें मुनाफिकतें भी हों, उन तमाम को इकट्ठा जो किया जाता है तो फिर ये हमें तकसीम और इकट्ठा होने नहीं देती। अच्छा, फिर यहीं से एक और सवाल फूटता है कि ज़्यादा तनकीद होती है कि जी एक ज़माने पंजाब ने ये किया, वफाक ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया। बलूचिस्तान के अवाम का बहुत सारा दुख जो है वो वहाँ के अपने जो, क्योंकि ज़ाहिर सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत ज़ाहिर वहीं के मकामी लोगों पर मुश्तमिल होती है, वो आपकी पार्टी के बेशक ना हो या आपकी पार्टी के हों, तो अपने ऊपर जो खुद तनकीदी क्यों नहीं करते कि जी हमारा भी तो कसूर है कि हमने मतलब अपने अवाम के उस तरह खिदमत नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। अब हुकूमत आप किसको कहते हैं? फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ पर BUI वाला बाय नहीं होगा, ठीक है ना, अब और FAR वाला फार नहीं होगा। अब तो BUI वाला बाय हो गया ना। अब 3 हुकूमतों की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। नैब की जो पहली हुकूमत बनी 73 में, उस पर बदउनवानी का एक टक्के का भी मुझे साबित करा दें। फिर आता है जी नवाब बुगटी साहब की दौर हुकूमत 88 की, उसमें मुझे बदउनवानी का कोई एक वाक़या बता दें, जो एक केस बता दें। फिर 96 में हमारी हुकूमत थी। इन तमाम को मिलाएं तो 5 साल मुश्किल से होते हैं। इन तमाम पे बदउनवानी की कोई जो केसेस हैं मुझे बताएं, लेकिन उसके बाद की मैं आपको कई मिसालें दूंगा। अभी भी जो चल रहा है वो यूँ कि दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं आए। पहले तो यहाँ पे तो थाने बिकते थे, माशाल्लाह बलूचिस्तान जो है ना बहुत आगे गया है, मिनिस्ट्रियाँ बिकती हैं। वो अगर लोगों की वोटों से आते तो उनको फ़िक्र होती लोगों की मसाइल की, मुल्क में डेवलपमेंट की, जो या लॉ एंड ऑर्डर की मसाइल हैं वो, या जेन्युइन जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ होते उनको रेज़ करने के लिए। बलूचिस्तान की असम्बली में 65 के करीब अरकान हैं, कौमी असम्बली में 20 के करीब है। क्या बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं? अगर मैं नहीं हूँ या कोई और नहीं है, बलूचिस्तान के मसले तो हैं, कोई एक क्यों नहीं बोलता? अच्छा, अब फिर मैं आऊँगा ये जो दहशतगर्दी के, मैं चाहूँगा कंक्लूजन में उस पर मज़ीद बात हम थोड़ी सी कर लें।
जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और ज़ाहिर कि उसमें हम देखते हैं कि बेगुनाह लोग जो हैं बहुत सारे उसमें शहीद हुए, ठीक है ना। उससे पहले हम देखते कि ये पहले कभी नहीं हुआ करता था कि सिविलियंस को जो है निशाना बनाया जा रहा हो और उसके अंदर जो है मतलब बेगुनाह लोगों को पकड़ते हैं, गोली मार देते हैं। ये क्या, ये लोग कहते हैं अब आपके जो है सरफराज बुगटी साहब कि ये बलोच रिवायात नहीं है, ये क्या हो क्या रहा है ये सर? देखें, हम तो और इसकी जो कंडेमनेशन है ये स्ट्रांगली क्यों नहीं आ रही होती, जो मैं फिर कहूँगा जो मेन स्ट्रीम आप जैसी सियासी जमातें हैं कि जो ये किरदार अदा कर सकती है कि जी तवाज़ुन आना चाहिए हमारी मतलब है उसमें अमल के अंदर, मतलब है नौजवानों को नसीहत होनी चाहिए, समझाना चाहिए। हमारा एरिया में ये नहीं कहूँगा कि बड़ा मॉडर्न है, पढ़ा लिखा है, बड़े बैकवर्ड एरिया हैं हमारे। मुश्किल से कुछ नौजवान अभी पढ़ के यूनिवर्सिटियों में या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के कहीं गए हैं। जब हालात इस तरह के हो जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं, तो फिर वो इंसान जो है ना अपनी वो तालीम, अपनी सोच और वो इंसानियत को भी भूल जाते हैं। ये एक रद्द अमल है जो मैं समझता हूँ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक इंसान की फितरत है। लेकिन क्या सिर्फ कंडेम करना, मजम्मत करना इन मसलों का हल है? सवाल, आखिरी सवाल के मरहम रखने की इब्तिदा कि मतलब है तवाज़ुन लेकर आएँ अपनी सियासत में, इत्तेदाल लेकर आएँ और कोई मतलब है कोई अच्छा पैगाम कि भाई यहाँ से अब चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक हमने कोशिश की कि मरकज़ मतलब फेडरल और सूबों के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करें। उस ब्रिज को उड़ा दिया गया। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं किसको समझाऊं। मेरे ख्याल में अब किसी को समझाना भी आई थिंक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो 74 सालों में ना समझ सके, जो मेरे वालिद नवाब बुगटी, नवाब खैरबख्श मरी, मीर गौस बख्श बिजंजों को की बातों को समझ ना सके, मुझ जैसा जाहिल और बेवकूफ़ उनको क्या समझा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, वो मायूसी अपनी जगह, लेकिन हमने जो पढ़ा है और मेरे ख्याल में सरदार साहब ने हमसे ज़्यादा पढ़ा होगा कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तुम्हें उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए। और बिल्कुल सरदार साहब ने सही बात की, मैंगल साहब ने, कि कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए, दुखों को समझना चाहिए एक दूसरे को और कोशिश करें कि मुल्क जो है दोबारा इत्तेदाल और तवाज़ुन की राह पर आ सके। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।